जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद जिला शिक्षा विभाग के इस YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के एक और बेहतरीन टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है। इसका नाम रहेगा जल संसाधन। ये जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेस है, ये भी भारत संसाधन एवं उपयोग का ही भाग है। यानी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो चैप्टर 1 है वह लगभग 126 पेज का है। उसी में हम लोग खंड बाई खंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। सभी को पता है कि जो जल है वह एक ऐसा संसाधन है जिससे हमारा जीवन चलता है। ठीक है, बाकी जितने भी और भी संसाधन है, जैसे भूमि संसाधन में है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम अगर नहीं भी हो तब भी हमारा जीवन सरवाइव कर सकता है, लेकिन ये ऐसा संसाधन है जल, जिससे इस धरती पर जितने भी जीवित जीव हैं, प्राणी हैं, उनका जीवन नहीं चल सकता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस इतने इम्पोर्टेंट जल संसाधन को हम लोग अपने बेवकूफ़ी की वजह से, अपने दुरुपयोग की वजह से हम इसको बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग को आज बात करनी है। इसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे, इसका कैसे सदुपयोग के बदले दुरुपयोग हो रहा है, कैसे यह धीरे धीरे संसाधन खत्म होती जा रही है और कैसे हमें इसे बचाना है। कौन कौन से राज्यों में इसे संरक्षण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ों को भी अपनाना चाहिए जिससे जल संसाधन जैसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें खत्म न हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जल के स्रोत, ठीक है, सोर्स, कहाँ कहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से हम अगर देखें तो भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, इन 4 जगहों से हमें जल की प्राप्ति होती है। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं और अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबको पता है कि जो भूपृष्ठीय जल होता है, भूपृष्ठीय का मतलब होता है, भू का मतलब भूमि और पृष्ठ का मतलब होता है ऊपरी सतह। ठीक है, तो भूमि के ऊपरी सतह पर जो चीजें है वही क्या है, भूपृष्ठीय, और जो जल का उस स्रोत है वो भूपृष्ठीय जल स्रोत कहलाएगा। जैसे अगर हम देखें कि जो जल पृथ्वी की सतह पर, जैसे नदियां, झीलों, तालाबों, आर्द्र भूमि जिसे वेटलैंड कहते हैं, असल में हम लोग इसे दलदली भूमि भी कहते हैं, दलदली भूमि, जो कि पहाड़ी के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, देखने को मिलती है, आदि के रूप में पाया जाता है, उसे हम लोग भूपृष्ठीय जल कहते हैं। यह जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमारे आसपास देखे होगा कि तालाब होता है, कुआं होता है, नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, ये सभी के सभी भूपृष्ठीय जल के स्रोत के उदाहरण हैं। ये हम लोग अपने आसपास के जगहों पर देख सकते हैं। इवन आजकल हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा धान का खेत है, जो चेवर का खेत है, उसमें भी आजकल पानी लगा होगा, तो हम उसे भी भूपृष्ठीय जल कह सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग आए दिन हमेशा इसको देखने को मिलता है। इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे भूमिगत जल, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पेयजल की अधिकांश पूर्ति भूमिगत जल के स्रोत की वजह से ही पूरा हो पाती है। अब इसमें है कि जो जल पृथ्वी की सतह के नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में कि ये जो हो गया, ये है क्या, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, क्रस्ट, और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये जो आप देखो कि चट्टानों के बीच में ये जल फंसा हुआ है, रुका हुआ है, इसी को हम लोग पंप के वजह से, पंप से, हैंड पंप से इत्यादि से बाहर निकालकर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भूमिगत चट्टानों की दरारों तथा छिद्रों में पाया जाता है, उसे ही हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। यह कुओं, नलकूपों, हैंडपंपों आदि से प्राप्त किया जाता है। आप पुराने जमाने में आप देखोगे तो एक कुआं खुदा होता था, कुआं, और कुआं में क्या होता था
कि रिस रिस कर पानी चट्टानों के छिद्रों से, दरारों से कुआं में फिल हो जाता था, भर जाता था, और उसे हम लोग बाल्टी के मदद से बाहर निकाल कर इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में हम लोगों ने हैंडपंप लगा लिया। हैंडपंप लगा के उसे अपने हाथों से नियंत्रित रूप से उससे निकालते हैं। इससे भी आगे आज हम लोग बढ़ चुके हैं नलकूप के तरफ। नलकूप के तरफ जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उससे हम लोग उसको तेजी से निकालते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो ये पहले कुआं था, ठीक है, इससे भी हम लोग को भूमिगत जल की प्राप्ति होती थी। लेकिन हमने, हमारी जनसंख्या बढ़ी और हमने नियंत्रित रूप से हर घर में एक कल लगवा लिया जिसे हैंडपंप कहते हैं, और जब मन तब निकालना शुरू किए। इससे भी मन नहीं भरा तो हमने नलकूप लगा दिया, और इससे भी मन नहीं भरा तो बड़े बड़े मोटर्स, बहुत ही हेवी हेवी मोटर्स लगा दे रहे हैं, जिससे ये जो भूमिगत जल है उसको तेजी से निकालते जा रहे हैं। तो यह एक तरह से शोषण भी है, किस चीज का, किसी भी संसाधन का। हम लोग क्या करते हैं कि आधुनिकता, मॉडर्न होने के नाम पर हम लोग संसाधन जो कि प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त है फ्री में, मुफ्त में, उसको हम लोग मॉडर्न होने के नाम पर उसका दोहन करते हैं, जो कि हमारे भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। तो ये था भूमिगत जल। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय जल हो जाएगा तीसरा मुख्य पॉइंट। वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक वाटर रिसोर्स, जो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहता है और वर्षा, हिम, हिम यानी बर्फ होता है, ओले, बर्फ के जो गोले गिरते हैं वो आदि के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, उसे हम लोग वायुमंडलीय जल कहते हैं। वर्षा जो है इसका सबसे प्रमुख स्रोत है। एक सवाल यहाँ पर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भारत में पानी की कमी क्यों होती है, पानी की कमी की कमी क्यों होती है, ये सवाल होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आइडियल स्टेटमेंट वाले सवाल में। इसका जो सही उत्तर होगा, आंसर होगा, उसमें बहुत सारे होते हैं, वर्षा की कमी और बहुत कुछ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा, वर्षा हमारे यहाँ अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन वर्षा के जो जल होता है उसे हम लोग संरक्षित नहीं कर पाते हैं, संरक्षित नहीं कर पाते हैं, और वह जो जल है वह नहीं कर पाते हैं, वह जल नदियों नालों के द्वारा होते हुए जाकर समुद्र में मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ा कारण है हमारे देश में जल की कमी के कारण। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग वर्षा के जो जल होते हैं उसको हम लोग संरक्षित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो महासागरीय जल है, यह जल का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जो जल महासागरों तथा सागरों में खारे जल के रूप में, याद रखना, जो भी महासागर है या सागर है, उसमें जो जल होता है वह कैसा जल होता है, वह मृदु नहीं होता है, वह होता है खारा, खारा, जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जब तक इसे हम लोग फिल्टर नहीं करें तब तक इसका इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग महासागर जल कहते हैं। यह जल खारा होने के कारण सीधे उपयोग योग्य नहीं होता है, हम लोग इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सीधे इसे नहीं पी सकते हैं। ये जो यहाँ पर आप देखेंगे जल चक्र होता है, जो जल होता है, जल जो होता है वह क्या होता है, नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। जल चक्र में आप देखेंगे यहाँ से वाष्पीकरण हुआ और यहाँ से संघनन हुआ, संघनन से वर्षा हुई और फिर जल के रूप में आ गया, फिर से वाष्पीकरण होगा, ये चीजें, ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, जल का स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य में है कि पृथ्वी का लगभग 71% यानी
मान के चलिए कि यह हमारा ये अर्थ है, अर्थ का 71% जो है भाग है वह जल से क्या है, ढका हुआ है। इसमें से लगभग 96.5 इसका 71% का 96.5 जो परसेंट जल है वह कैसा है, खारा है। कैसा है, खारा है। अब आप देखो इस धरती पर जो मौजूद पानी था 71% और इसके अलावा जो 29% है वह क्या है, स्थल है। स्थल है जहां हम लोग निवास करते हैं। तो देखो जितना भी जल है उसका 96.96.5% तो खारा ही है, जिसका हम लोग सीधे तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो बच गया कितना, 2.5%। ये क्या है, हमारा उपयोग लायक जल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि इसका भी अधिकांश जो जल है वह कहाँ पाया जाता है, ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर में पर्वत जो होते हैं, पर्वत होते हैं, पर्वत के शिखर पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, मीठा जो जल है। ठीक है, इसी का जो भूमिगत जल है उसी का हम लोग उपयोग कर पाते हैं, बाकी चीजें हमारे पहुंच से बाहर होती है। तो एक तो मात्र 2.5% जो जल है वही मीठा है, जिसका उपयोग हम लोग अपने उपयोग जिसका उपयोग पीने के लिए या अन्य कार्यों के लिए करते हैं। उसमें भी अधिकांश ग्लेशियर और पर्वत के शिखर पर स्थित है और थोड़ा बहुत कुछ बाकी है वह है भूमिगत जल के रूप में, जिसका हम लोग उपयोग कर पाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2.5% जल जो है वो मीठा है। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि मीठे जल की मात्रा क्या है, बहुत ही सीमित है। और इसमें एक और काम हम लोग ये कर लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे कि इस जो भूमिगत जल है जो कि मीठा जल के रूप में है, उसको हम लोग अपने कृषि के सिंचाई के रूप में आए दिन पंप लगा कर हम लोग उसको निकाल कर बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि हर बाजार पर पानी बिक रहा है। एक जमाना ऐसा था जब जो बिस्लरी कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने कहा था कि मैं पानी बेचूंगा, तो लोग उनको पागल समझते थे। उनका मजाक उड़ाया जाता था कि पानी भी कोई चीज बेचने वाली चीज है। और आज आपके आसपास हर जगह आप देख सकते हैं कि पानी पी कर खरीद कर ही लोग पी रहे हैं। तो ये हमारे अंधाधुंध दोहन का ही एक कुपरिणाम है जो हमारे सामने खुद सामने देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ सालों बाद हमें हवा भी खरीद कर ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कि शुद्ध हवा तो आज गांव में भी नहीं बची है। हम लोग जैसे ही अब ठंड का मौसम आ रहा है, हर द्वार पर देखा देखी आग जलाएंगे, उसमें कूड़े करकट जलाएंगे, जिससे कि हमारे आसपास के जो वायु है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। खैर, अब हम लोग देखते हैं जल संसाधन का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वह देखेंगे क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर भले 71% जल है, लेकिन ये कहाँ पर है, क्या सभी जगह एक समान रूप से फैला हुआ है या अलग अलग है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि जो वितरण है इसका वह कैसे वितरण है। तो आप इसको देखेंगे, जल पृथ्वी को विषुवत रेखा जो होती है उसे दो भागों में बांटती है। ठीक है, बीचों बीच से दो भागों में बांट देती है। जब इसे आधा काटती है तो इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा भाग। और ये जो आप देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखोगे तो ये भूमि है, ये भूमि दिख रही है और नीचे भी भूमि है, लेकिन अधिकांश भूमि कहाँ जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि नीचे वाले जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें आप देखोगे तो अधिकांश पानी है, अधिकांश क्या है, जल है। तो आप देखो कि विश्व के अधिकांश जल का जो वितरण है वह है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल गोलार्ध भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं।
तो वह होगा दक्षिणी गोलार्ध। इसमें ऑप्शन आ सकता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। इसके आगे देखें तो उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थल गोलार्ध करते हैं। इसका रीजन यही है कि उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक क्या है, स्थल पाया जाता है। इसके बाद है पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग हम सब अभी पढ़े थे, लवणीय है, सॉल्टी है यानी खारा है। महासागर लेकिन खारा होने के बाद भी अब देखो सारा 97.5% जो जल है या महासागर का हर एक एक कतरा जो जल है वो खारा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। याद रखना है, इस पृथ्वी पर अगर कहीं जैव विविधता सबसे अधिक है तो वह है महासागरों में ही। यहाँ मछलियां, समुद्री जीव जंतु, वनस्पति, वनस्पति आप कहोगे सर इसमें वनस्पति कहाँ से आ जाएगा, तो शैवाल और प्रवाल भित्ति इत्यादि चीजें बहुत सी इसमें होती हैं। इसके बाद खनिज का उसमें बहुत बड़ा विशाल भंडार मिलता है। तो विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वह महासागरों में ही पाई जाती है। कहा जाता है कि आज भी इतने डेवलप होने के बाद भी हम महासागरों का मात्र 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसके बाद मात्र 5% में हमारे पास इतना ज्ञान है। अगर आप सोचिए कि इसका 90% भी खोज लिए तो क्या होगा। तो इसके आगे वैज्ञानिक हमारे इस पर काम कर रहे हैं। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है, वह क्या है कि यहाँ देखो विश्व के कुल मीठे जल का लगभग 75%। अब मीठा जल कितना था, 2.5%। ये था मीठा जल। अब याद रखना मीठा जल जिसे हम लोग पीने के रूप में, कपड़े धोने के रूप में इत्यादि के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इसका 75%, अब देखो जितना हम लोग पी सकते हैं उसका 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद या बर्फ की चादर के रूप में जमा पाया जाता है। अब देखो अंटार्कटिका हम लोग जाकर ला तो नहीं सकते हैं। ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ये भी ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आता है। पर्वतीय जो क्षेत्र होती है जैसे हिमालय है, तो हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं। हिमालय जिसमें जैसे एवरेस्ट की चोटी है। अब एवरेस्ट की चोटी है वो इतनी ऊंचाई पर है जहां पर बर्फ ही बर्फ, जो कि उसकी चोटी बर्फ से ही ढकी हुई है। तो यहाँ पर है, तो ये इसे हम लोग का जो उपयोग है वो तो कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे पहुंच से बाहर है। अब बच गया इसका 25% हिस्सा। 25% जो हिस्सा है जो कि कहाँ पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में। अब यहाँ पर देखो मानो कितना मने लालची है। भूमिगत जल जो होती है वो सबसे अधिक उपयोग के लिए है। इस धरती पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं, अब इससे ज्यादा हो चुके हैं। इन सारे लोगों को सारे काम करने हैं इसी पानी से, जैसे पानी पीना, नहाना, बर्तन धोना इत्यादि। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जो भूमिगत जल है इसमें हम लोग जो सिंचाई है, हमारे जो खेत की जो सिंचाई है इसके लिए हम लोग अत्यधिक मात्रा में हम लोग इसका पानी निकाल लेते हैं। अन्य और भी जितने भी कार्य होते हैं, जैसे घर बन रहा है, घर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए हम लोग इसके पानी को निकाल लेते हैं। तो ये चीजें हैं। और कहते हैं कि मेरे एक नहीं निकालने से क्या धरती बच जाएगी इत्यादि चीजें कहते रहते हैं। इन सभी चीजों से हमें बचना चाहिए, हमारे अंदर जो लोभ है उसे छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये जो मीठे जल है जो भूमिगत जल के रूप में है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा और दूषित जल पीने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। वैसे भारत में भी बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पर दूषित जल मिल रहा है, मजबूर है लोग पीने के लिए। वैसे भी आप देखेंगे तो भारत में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिल चुकी है, बिहार में खास करके। तो ये था जल का वितरण। अब हम लोग देखेंगे
भारत में नदियां एवं जल भंडार। भारत की जब बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 नदियां हैं, लेकिन सिंधु जो नदी है वो तो थोड़ा सा हमारे यहाँ बहती है और फिर चली जाती है पाकिस्तान में। तो 2 नदियां बसती हैं, एक है गंगा और उसका बेसिन, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हमारे यहाँ जो जल भंडारण है, जो जल भंडारण है उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी को अगर देखा जाए जल भंडारण के उपयोग के आधार पर, तो ये सबसे अधिक 97% इसका जल हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो 3 नदियां हैं मुख्य रूप से जिसका जल हमें सर्वाधिक रूप से उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नदियों के बारे में दिया गया है, जिसमें ताप्ती है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये सब चीजें हैं। न्यूनतम जल प्रवाह के बारे में आप देख सकते हैं, 586 ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह है, और इसका जो भंडारण क्षेत्रफल परसेंटेज है वो मात्र 8% है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो जल है वह 8% ही हम उपयोग कर पाते हैं, जबकि ताप्ती में आप देख सकते हैं 97% जल है जिसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। तो ये चीज भी क्या है, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि इसके जो जल है समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसके जल का सर्वाधिक उपयोग हम कर पाए, सर्वाधिक उपयोग कर पाए। लेकिन एक बहुत ही खराब कह सकते हैं कि बहुत ही खराब आदत यह है कि हम लोग उपयोग के नाम पर, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियां हैं, यहाँ पर जो देखो नदियां हैं, इसके जो किनारे जैसे मान लो पटना है, कानपुर है इत्यादि जो शहर है, इसका जो कचरा वाला जो पानी है, कचरा वाला जो पानी है, इसमें फैक्ट्री का कचरा है, घर का कचरा है, या इत्यादि जितने भी वेस्टेज वाटर है, इस सभी को बिना फिल्टर किए हम नदी में डायरेक्ट छोड़ दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, इसका जो जल है वह क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, जो कि हमें किसी भी कार्य के लिए यह उपयोगी नहीं है। इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी विश्व की 10 बड़ी नदियों में शामिल है। इनका जो स्थान है वह क्रमशः 8वां और 10वां है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में। तो ये थी नदियां एवं जल भंडारण। इसके आगे देखें तो जल संसाधन का उपयोग, हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रकार से जल का उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री को भी देखेंगे कि कैसे एक समय में प्रति व्यक्ति 5177 घन मीटर पानी उपलब्ध था, और कैसे 2025 में मात्र 1342 घन मीटर ही रह गया है। आप देखो मानव की जो लिप्सा है वो कहाँ इससे लेकर आई, और आगे 10 साल के बाद क्या होगा, कितना बचेगा, व्यक्ति को पीने भर पानी बचेगा कि नहीं, न जाने क्या होगा। देखिए भारत की जनसंख्या क्या हो रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। आज के डेट में लगभग 145 करोड़ लोग यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, लगभग। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग भी क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। जैसे पेयजल, सिंचाई, उद्योग जैसे क्षेत्रों में जल की आवश्यकता लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर हमने देखा कि 1951 ईस्वी में प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता थी वह 5177 घन मीटर थी, वही 1829 बच गई 2001 में। अब देखो लगभग 50 सालों में यह क्या हो गई है, 13 चौका 18 54, तो आप देखो लगभग 3 गुना कम हो चुका है, और ये और कम हो गया है मात्र 25 साल में। आगे के 5 से 10 साल में क्या होगा, जल की स्थिति क्या रहेगी, यह सोचनीय है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है, जो भविष्य में जल संकट का संकेत है। ऐसे देशों को आवश्यकता पड़ने पर जल का आयात भी कर, अब देखिए हम लोग खनिजों का, ठीक है, खनिजों का, पेट्रोलियम का या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उस सब का केवल हम लोग भोजन जो कि खाद्य पदार्थ होता है उसको छोड़कर लगभग हर चीज को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे देशों से हम लोग मंगवाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से जल जैसे बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन को भी हमें इंपोर्ट करना पड़े तो समझिए कि हमारा भारत उस गर्त में जाएगा जहां से उसको निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इस देश की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग पानी को खरीद नहीं सकते हैं, वो तो मर ही जाएंगे। आज देखेंगे कि इसी दूषित जल के वजह से भारत में इतनी बीमारियां फैल रही हैं जिसका कुछ हद हिसाब नहीं है। इसमें टाइफाइड जो सबसे आगे है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये सब चीजें थी, जल संसाधन का उपयोग जैसे कैसे घटते चला गया है। इसके बाद आगे बढ़े तो जल हमारे एक्सटर्नल यूज के लिए ही नहीं बल्कि प्राणियों में जल की उपस्थिति आप देखोगे तो 65%। हमारे शरीर में जल है कितना? 65%। अब देख लो, शरीर में बहुत कुछ है लेकिन जल कितना परसेंट है? 65%। प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जल होता है। मानव में 60 से 70, गाय भैंस में 65 से 70, कुत्ता में भी 60% और बर्ड में भी देख सकते हैं 65%। इसके अलावा आप देखेंगे पौधों में जल की उपस्थिति 65 से लेकर 99% तक जल ही पाया जाता है। जिसमें तरबूज में आप देखेंगे तो 92%, टमाटर में 94%, अन्य जो पेड़ होते हैं उसमें 70% और जलीय पौधे जो होते हैं उसमें 95% जल है। देखो, एक्सटर्नली के अलावा इंटरनली जो जल है वो कितना हमारे लिए उपयोगी है। इसके बाद देखेंगे जल के प्रमुख प्रयोग। हम लोग जल का उपयोग कहाँ कहाँ कर पाते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहला बात, पेयजल, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये जो जल होता है पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए जो हमें पीना है। इसके बाद घरेलू कार्य करने के लिए जिसमें सफाई हो गया, भोजन पकाना इत्यादि हो गया। इसके बाद जल जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता केंद्र पर, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, अस्पताल हो गया, इत्यादि जगहों पर मल मूत्र विसर्जन के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है शौच के रूप में। मत्स्य पालन में जहां मछली इत्यादि को पाला जाता है वहां जल की आवश्यकता है। जल कृषि यानी कि जल के अंदर जो हम लोग खेती करते हैं उसके लिए। सिंचाई, जो हमें धान गेहूं इत्यादि बोना है उसके लिए हमें पानी चाहिए, उसके लिए हम सिंचाई के रूप में करते हैं। हमें लगभग हर एक उद्योग में जल की भारी आवश्यकता होती है। इसके बाद जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी कि हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। जल विद्युत से अगर हमें विद्युत निकालना है तो उसके लिए चाहिए, इसके लिए हमें डैम वगैरह बनाना पड़ता है। परमाणु संयंत्रों को चलाने के लिए शीतलक के रूप में। इसके बाद जल परिवहन के लिए चाहिए और जल क्रीड़ा। आप देखो, जल खेल भी होता है। कभी कभी किसी को पीने के लिए जल नहीं पाया जाता है और कहीं कहीं इतना जल होता है जहां पर लोग उसको खेल के रूप में एंजॉय करते हैं, जैसे वाटर पार्क इत्यादि। तो ये सब इसका उपयोग है। आगे बढ़े, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की परिभाषा। जब देखा गया कि भाई जल इतना इम्पोर्टेंट है तो जल के ऊपर हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे अधिक से अधिक हम काम को ले सके, अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सके। तो सबसे पहले बात करें तो ये देखो, बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक से अधिक उद्देश्य और परियोजना। इसकी जो परिभाषा की बात करें तो वह विशाल जल संसाधन परियोजना जिसका निर्माण एक साथ कई आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर नदी कोई बह रही है, नदी पर अगर हम लोग डैम बना दें तो डैम से हम लोग क्या कर सकते हैं? मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, इसके अलावा जहां पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता होगी वहां हम उसको अपने नियंत्रित रूप से भेज सकते हैं। सूखे जहां प्रदेश है वहां पानी का
पानी को पहुंचा सकते हैं, इत्यादि चीजें एक डैम से हम कर सकते हैं। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है, आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस नुकसान की वजह से ही नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने बांधों को या बांधों को और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इन्होंने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई कर लेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को या बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो वो है सर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है जल विद्युत का उत्पादन करना, जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं। आज के डेट में हमारे भारत में कुल विद्युत के जितना भी रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 22%, अब तो थोड़ा सा ये बढ़ ही गया होगा, 22% जो विद्युत की आवश्यकता है वह हम लोग जल से बनाते हैं, जो कि एक अच्छा बात है। रीजन ये है कि क्या है, ये इससे प्रदूषण नहीं होता है, ये प्रदूषण फ्री होता है। इसके अलावा हम लोग उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं, फसलों में पानी देने के लिए, मत्स्य पालन कर सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन और पर्यटन, ठीक है, बहुत सारे लोग इन जगहों पर जाते हैं जहां जल जमा होता है, वहां पर नाव इत्यादि से, बोट से वहां घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके अलावा जिस क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ आती हो, उसके बाढ़ वाले पानी के रास्ते को हम लोग बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इससे मृदा का संरक्षण भी हम लोग कर सकते हैं, मिट्टी का जो कटाव है उससे हम लोग रोक सकते हैं। पेयजल की आपूर्ति वैसी जगह पर जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अपने नियंत्रित रूप से नौका गमन यानी जल परिवहन का भी निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, जिसके वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। लेकिन कुछ इससे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं उनके कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में समझेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें अगर हम लोग पहला बात करें, यहाँ देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, ये थोड़ा सा समझना है कि भाखड़ा और नांगल ये दोनों अलग अलग राज्य में है। एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पंजाब में। तो अगर कोई पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आप इन दोनों राज्य का नाम लेंगे। ठीक है, इन दोनों राज्य में अलग अलग बनाया गया है, लेकिन इसी दोनों अलग अलग को ही हम लोग कहते हैं भाखड़ा नांगल, दोनों को जोड़कर बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही हिस्सा में है, लेकिन जो राज्य है वो आधा हिमाचल प्रदेश में और आधा पंजाब में आ जाता है। लेकिन कौन सी नदी बनाई गई ये इंपॉर्टेंट है, कौन से, सतलुज या सतलज। और सतलज जो है वह सिंधु नदी का सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु का सहायक नदी। तो याद रखना है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। राज्य देखो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों है। इसका नाम है भाखड़ा बांध, नांगल भी लगाते हैं उसे। इसकी वही विशेषता है, इसमें सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन इत्यादि हम लोग कर पाते हैं। तो भाखड़ा नांगल, इसमें ये याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा यह डैम है, ये भी याद रखना है। ध्रुवीय रूप से तो ध्रुवीय बोल रहे हैं, गुरुत्वीय रूप से तो ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है, लेकिन इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा डैम है जहां पर पानी को स्टोर करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। आगे बात करें हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड जो है वह महानदी के ऊपर है। इसमें विशेष करके जो परियोजनाएं है उसमें नदी याद करना जरूरी है और राज्य याद करना जरूरी है। तो भाखड़ा नांगल के लिए तो राज्य तो नहीं आता है, उस नदी की पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर नदी के बाद यहाँ राज्य भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन नदी की बात करें तो ये वीवीआई है।
सारे परियोजनाओं के लिए। तो हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर स्थित है और ये ओडिशा राज्य में है, जिसका नाम ही है हीराकुंड बांध। इसका भी वही विशेषताएं हैं, लेकिन इसके अलावा यह रखना कि यह भारत का सबसे लंबा है, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है ये क्या था, सबसे बड़ा था। बड़ा का मतलब लंबा नहीं होता है, बड़ा का मतलब जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो। लेकिन जो हीराकुंड परियोजना है यह लंबा बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अलावा आप देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी दिमाग रखना, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन 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 सागर परियोजना यहाँ लिखा हुआ है। यह राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में स्थित है। इसकी भी विशेषताएं वही हैं जो कि बाकी की विशेषताएं होती हैं। तो नागार्जुन सागर का याद रखना है कि कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा आप देखेंगे इधर टिहरी परियोजना, यहाँ टिहरी परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ इस पर यह ध्यान रखना है कि जो टिहरी जो होती है वो भारत की सबसे ऊंची परियोजना है। तो 3 चीज आपको याद रखना है, बाकी चीज को केवल नदी। भाखड़ा नांगल जो था वह सबसे बड़ा था, हीराकुंड था वो क्या था, लंबा था, और जो टिहरी है वो क्या है, ऊंची है। ये ध्यान रखना है तीनों के बारे में। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना, ये इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नर्मदा बचाओ अभियान भी इसमें चलाया जाएगा। कि वो रीजन था कि सरदार सरोवर जो परियोजना था उसके वजह से उस क्षेत्र में बाढ़ इत्यादि चीजें देखने को मिल रही थी। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है और इसका जो उपयोग है ये चारों राज्यों में किया जाता है। इसकी विशेषताएं भी वही होती हैं जो कि बाकी के लिए है। इसमें आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, बस इसका यही इंपॉर्टेंस है। और आखिरी में देख लेते हैं रिहंद। रिहंद जो है रिहंद नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी भी विशेषताएं वही हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये जो 3 चीजें थी, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, इन 3 चीजों के बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ नदी भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बहुत सारा लाभ हमने देख लिया, इसके उद्देश्यों को देख लिया, लेकिन इसके जो नुकसान है या जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत ज्यादा है। यानी कि एक तरह से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ही ज्यादा ही अच्छी है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि इसकी जितनी विशेषताएं हैं उतनी ही लगभग खामियां भी हैं। अब विशेषता किसको नजर आएगी, जो उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसको विशेषता है। जैसे अगर कोई दूसरे राज्य में बिजली पहुंच रही है उससे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हो कि जिस क्षेत्र में उसका स्थापना किया गया हो वहां पर जो परेशानियां होती है उनके लिए तो वह विशेषता नहीं कहलाएगी, उनके लिए वो डैम तो वरदान नहीं साबित होगा। तो इसी को देखते हुए हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से नुकसान है। जब कहीं नदी घाटियों पर डैम का निर्माण किया जाता है तो वहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और उसे कहीं दूसरे जगह पर पुनर्वास लेना पड़ता है। यानी कि एक तो वो बहुत बड़ा एरिया को कवर कर रहा है जिसमें आने वाले जो घर है वह उन्हें हटाना पड़ता है। यहाँ पर जो क्षेत्र है जहाँ पर वो बनाया जाएगा वहां पर जो बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिसके वजह से उसके आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो भी सड़ जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र होती है उसमें परेशानी आती है। क्या होती है, जो गाद है जिसको सिल्ट भी कहते हैं,
ये जमने लगते हैं। पानी जो नदी की जो पानी है उसकी कमी होने लगती है और इसके वजह से जलीय जीवों को भी विस्थापित होना पड़ता है। अब होगा क्या कि मान लो नदी जा रही है और हमने बीच में यहाँ डैम बना दिया। अब जब डैम बनाया तो इसमें पानी इधर भी जाने लगा, रास्ता मुड़ गया और आगे पानी की मात्रा कम हो गई। अब यहाँ से आया और यहाँ पर सिल्ट भी जम गया, पूरा गाद यहाँ फैल गया। अब आगे पानी की कमी भी हो गई। यहाँ पर जो जलीय जीव पहले निवास कर रहे थे, जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता हो रही थी, अब उनको पानी की आवश्यकता पानी कम मिलने लगी है, जिससे उन्हें भी पुनर्वास करना पड़ता है। इसके बाद स्थानीय आजीविका, जो मछुआरे होते हैं, तकनीकी विफलता से बांध टूटने का खतरा होने का डर होता है हमेशा। मान लो ये डैम है और ये सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन कभी कोई तकनीक, कोई किसी से भूल हो जाए और ये पूरा एरिया, ये जो पूरा टूट जाए, तो जितने भी क्षेत्र में आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनका भी पूरा सत्यानाश होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा हजारों हेक्टेयर जो वन होते हैं वह डूब जाते हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता में भारी कमी आती है। वहां के आसपास के जो आवास होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कृषि पर प्रभाव पड़ता है। अनियंत्रित सिंचाई से दलदलीकरण होने लगता है, जिससे मिट्टी में नमक बढ़ने लगता है। अब जहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं भी है वहां भी उसका पानी पहुंच जाएगा और जहाँ जाना चाहिए था वहां पहुंचेगा ही नहीं। इसके बाद औद्योगिक और सामाजिक संघर्ष शुरू हो जाएगा, जिसमें शहरी क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ और ग्रामीण उपेक्षा, राज्यों के बीच जलापूर्ति पर विवाद शुरू हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि हमने पढ़ा था बाघरा और नांगल दो राज्य में है। अब जल विद्युत जब उत्पादित किया जाएगा तो किसको ज्यादा दिया जाए, कितना परसेंट दिया जाएगा, राज्यों के बीच में। अधिकांश जितने भी बनाए गए हैं, जैसे रिहंद बांध भी है या बकरा नंगल है, तो इसमें या सरदार सरोवर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हमेशा चलते रहता है। जैसे सरदार सरोवर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, इस सभी पर डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई उसका जो उपयोग है वो कौन सा राज्य कितना करेगा। अब इसका उपयोग तो शहरी के जो लोग होते हैं उन्हें ज्यादा मिल जाता है, लेकिन गांव के जो लोग हैं जो उसके आसपास हैं उनको कोई खास फायदा नहीं होता है। इसके अलावा मछुआरे हैं, जो आदिवासी हैं, इन समुदायों को भी यहाँ पर दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, इसको बनाने में जो लागत है वो बहुत ही ज्यादा लगता है। विशाल आर्थिक इसमें निवेश लगता है, राष्ट्र पर ऋण का बोझ बढ़ सकता है और प्रबंधन जो इसका होता है बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखो, इसी को देखते हुए आगे नर्मदा बचाओ अभियान भी शुरू किया गया। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब यहाँ आप देखो मेधा पाटेकर, ठीक है, इसके मुख्य नेता थी। इसके अलावा बाबा आमटे ने भी इनका समर्थन किया था। विकास चाहिए, विनाश नहीं, नर्मदा माँ है, इसे बचाना है, यह नारा लेकर उसको शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ भारत का एक प्रमुख जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों, विशेष करके सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित लोगों के अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि विस्थापित जो लोग हैं उनको उचित पुनर्वास दिया जाए, उन्हें प्रॉपर जगह दिया जाए घर बनाने के लिए, उचित मुआवजा दिलाया जाए, जो भी पैसे उनके वहां से हटने के वजह से जो परेशानियां हुई हैं उसके बदले उन्हें पैसे दिए जाए, पर्यावरण एवं जंगलों की रक्षा की जाए, बड़े बांधों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान आकर्षित करना, इन सभी चीज का उनका मुख्य उद्देश्य था। इससे जो प्रभावित राज्य थे वह थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें इस नदी के द्वारा, इस डैम के द्वारा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। परिणाम क्या हुए? पुनर्वास नीति में सुधार हुए, पर्यावरण प्रभाव पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं बढ़ने लगी, सर्वोच्च न्यायालय में कई बार सुनवाई हुई और परियोजना पुनर्वास संबंधित शर्तों के साथ आगे बढ़ी। विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण, यही नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख संदेश भी था। यानी कि आप
आधुनिकीकरण करिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के जीवन को ताक पर रख के बाकी लोगों को उसको फायदा पहुंचाया जाए, ऐसी बात नहीं है। सभी को, लोग हुए, पर्यावरण हुआ, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आधुनिकता की तरफ बढ़ें। और हमारा एक संकल्प भी होना चाहिए कि जो जल ही जीवन है, ये सब हम जानते हैं, क्लास 5 से ही इसको पढ़ाया जाता है और हम लोग इसका महसूस भी करते हैं। तो हमें भी यह प्रण लेना होगा कि जो जल है उसका हमेशा से सदुपयोग करें, उसके जो जल का जो गुण है उसका उपयोग हम लोग अच्छे ढंग से करें। और इसी के साथ ये आज का क्लास हम लोग का समाप्त होता है। थोड़ा सा तबीयत में भी परेशानी है, आगे ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है, मात्र 5 से 6 महीने ही रह गया है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आज आपने 8 घंटे नहीं पढ़े तो आगे 16 घंटे की मजदूरी करने के लिए रेडी हो जाइए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।